गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग फर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। एंड ये एक ओपन सेशन है जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमें मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं और हम आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा फर्टिलिटी के बारे में बात करें जब तक कि बाकी लोग हमें ज्वाइन करते हैं, तो ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में खुल के हमें सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ समय गंवाना ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से फिर महंगे इलाजों की तरफ जाना पड़ता है, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर समय रहते इलाज लें तो बहुत ही थोड़े से प्रयास के साथ, कुछ मेडिसिन के साथ हमें बच्चा ठहरने का जो इलाज है वो हम करवा सकते हैं और काफ़ी सफलता की इसके अंदर आकांक्षा रहती है। तो अगर हम बात करें कि किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी शादी को कितना समय हुआ है और कितने समय से आप कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए। तो अगर हम आम तौर पर देखें जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ अभी यंग एज के हैं, उनकी उम्र 25 से 30 के बीच है, शादी के 1-2 साल तक कोशिश करते रहने में अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो फिर हमें क्या कारण ऐसे हैं जो जिनसे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। अगर आपकी उम्र कपल्स के अंदर, स्पेशली जो फीमेल पार्टनर है, वाइफ की उम्र अगर 30, हम इंडियन सिनेरियोज में अगर बात करें तो इफ इट्स अप्रोचिंग 33-34 के आसपास आ रही है, तो फिर हमारे पास में जो इलाज के लिए जो समय बचता है वो बहुत कम रह जाता है, क्योंकि जो भारतीय जो महिलाएं हैं उनका जो फर्टिलिटी है वो वेस्टर्न जो काउंटर पार्ट है ब्रिटिशर्स, उनकी तुलना में काफ़ी कम है। हमारे यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी 35 की एज तक हो जाती है तो वो एक सेफ प्रेगनेंसी होती है, उसमें माँ और बच्चों में कुछ प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन होना या बच्चे के अंदर कोई जन्मजात विकृति होना, इनकी जो रिस्क है वो काफ़ी कम होती है। तो सबसे पहले जो भी कपल है वो ये चेक करे कि वाइफ की उम्र कितनी है, कितने समय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। तो इस तरीके के जो केसेस हैं उनमें शुरुआती कुछ जांचों के साथ हम एक मोटे तौर पर ये चेक कर लेते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कोई इश्यू तो नहीं है, जैसे कि सीमन के अंदर स्पर्म्स ही नहीं हो, है ना, और दूसरा कि वाइफ में कोई ऐसे हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है कि जिसमें एग बनने का प्रोसेस ही ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केसेस में बहुत स्टार्ट में एक आप चेकअप करवाएं। अगर कुछ इन्फेक्शंस हैं, यूट्रस की कोई स्वेलिंग है, तो उसका एक बार का ही आप सिर्फ मेडिसिन लेके देन यू प्लान फॉर नेक्स्ट 6 months to 1 year के लिए कोशिश करिए। अगर उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हमें थोड़ा सा जो लेवल है ट्रीटमेंट का उसको थोड़ा सा बढ़ाना होता है। ये है पहले टाइप के कपल जो कि जिनका एज अभी यंग कपल है, जिसमें कि फीमेल का एज काफ़ी अभी रेंज के अंदर है, 30 के आसपास है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐसे कपल्स में देखने के लिए वो ये है कि जो वाइफ है उनकी माहवारी कितनी रेगुलर है या वो इरेगुलर है। जब माहवारी अगर समय से 28 से 30 दिन से आ रही है तो इसका मतलब है कि जो अंदर का जो हार्मोन का जो स्टेटस है वो अप्रोक्सीमेटली 90% अब कहेंगे कि उसके अंदर जो प्रजनन वाले जो हार्मोन्स हैं वो सही रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगेन प्रेगनेंसी होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पर अगर दूसरी कैटेगरी में आप हैं जिसमें कि आपकी वाइफ की या जो भी आप फीमेल जो हैं उनकी अगर माहवारी इरेगुलर है, इरेगुलर में जो ज़्यादा केसेस हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें कि माहवारी समय से बाद में आती है, मीन्स जिसको हम कहते हैं कि दिन चढ़ के आते हैं। माहवारी 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने से आ रही है या कई बार तो मेडिसिन लेने के बाद पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये केसेस थोड़ा सा मेहनत मांगते हैं, मेहनत इन द सेंस कि इसमें ये एडवाइस किया जाता है कि जो भी फीमेल है वो अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी चेंज करे,
क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज कुछ लिया और कल आपको रिजल्ट मिलेगा। इट टेक्स टाइम, है ना। तो आपको थोड़ा सा वेट रिड्यूस करना है, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, साथ में कुछ मेडिसिन आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि ये समस्या जो है ये होती है पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओडी जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें कुछ इलाज की जरूरत होती है। तो जब आपने पहले टाइप के जो केस हैं जिसमें यंग कपल है, शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, माहवारी रेगुलर या इरेगुलर है, वो चेक करने के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि अभी हमको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है। सेकंड टाइप के जो केसेस हैं जिनमें कि अभी फीमेल की एज ज्यादा हो रही है या उन्हें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है कि बच्चा ठहरता है और कुछ महीने या 1.5 महीना 2 महीना चलने के बाद वापस से महामारी आ जाती है। तो ये केसेस अगेन वो हैं जिन्हें कि हमें ट्रीट करने की जरूरत है। तो ये जो सेकंड टाइप के केसेस हैं इसके अंदर हमें थोड़ा इलाज लेने की जरूरत है। अभी हम आते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर, जिनमें कि वो केसेस हैं जिन्होंने कि कुछ टेस्ट करवाए हैं, थोड़ा एबनॉर्मलिटी उसके अंदर आ रही है। तो ऐसे केसेस में अगेन हमें एक बार रीअसेसमेंट की जरूरत होती है। कई बार जो सीमेन के पैरामीटर्स होते हैं वो एक ही टेस्ट से हम उन्हें जज नहीं कर सकते कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है या ये पूरी तरीके से अबनॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में हमने कुछ मेडिसिन के साथ में कुछ पर्टिकुलर प्रिकॉशंस लेके कि ये जांच आपको कभी वापस करानी है और ये चेक किया जाता है कि आपका सीमेन का टेस्ट कितना अबनॉर्मल है। ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि जितना आप जल्दी ही इलाज लेते हैं उतना ही जल्दी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी और आपको न्यूनतम खर्च के साथ में कम से कम आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ में आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी या फोर्थ कैटेगरी, जिसमें कि जो कपल है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की ही एज या स्पेशली फीमेल का एज वो 38-40 इस तरीके से हो गया है। उनकी माहवारी नॉर्मली आ भी सकती है या कई बार वो इरेगुलर भी हो सकती है। पर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो फीमेल की एज है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जिसमें कि आपकी जो प्रजनन शक्ति है या जिसे हम ओवेरियन रिजर्व्स कहते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस जिनमें की एज आपकी 38-40 अप्रोचिंग है, यानी कि आपकी मेनोपॉज है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, कोई भी रीजन से, या तो आपने इलाज नहीं लिया है या आप अपना ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं और आपने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया है, तो ऐसे केसेस में अभी भी हमारे पास में टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। उसमें हमें किस तरीके से हेल्प मिलेगी, क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो ये आपकी पर्टिकुलर प्रोफाइल देखने के बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज हुआ कि क्या केसेस क्यों आपको टाइमली आना है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जितना आप जल्दी आ रहे हैं उतने ही कम समय के अंदर आप अपने इलाज को सही, मतलब आपकी चीजों को आप करेक्ट करा के और जल्दी ही प्रेगनेंसी करा सकते हैं। क्योंकि जब आप काफी समय ले रहे हैं डिसाइड करने में या आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं अपनी फैमिली के अंदर कि हमें कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप जो चीजें हैं उन्हें बढ़ा रहे हैं। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फीमेल पार्टनर में है, वो कई बार मेल पार्टनर के अंदर भी देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम उनका सीमन की रिपोर्ट को चेक करते हैं और उसके पैरामीटर जो नॉर्मल रेंज से अप एंड डाउन होते हैं, तो उसके रीजन ऑफ कोर्स हार्मोनल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड कई बार आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है कि आपका जो सपोज की प्रेगनेंसी के फैमिली के अंदर डायबिटीज है आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, या आपको कोई ऐसी मेडिकल इलनेस हुई है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि कई पेशेंट्स हैं जिनको कि बचपन में कोई इंजरी हो गया था टेस्टिस के अंदर, या
जन्म के समय ही जो टेस्टिस है वो पेट के अंदर थी और एक कुछ 5-6 इयर्स की एज पे उनका ऑपरेशन होके टेस्टिस को फिक्स किया गया। तो इस तरीके की कई ऐसी चीजें होती है जो आपको लगता है कि जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पर जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आप पाते हैं कि छोटी छोटी चीजों की भी कितनी सिग्निफिकेंस है। सो ये एक ब्रीफ डिस्कशन है कि हाउ वी शुड गो, हमें क्या देखना चाहिए। ठीक है, अब आई थिंक इफ वी डू इट लाइक केस टू केस अगर हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज हैं तो मैं बिल्कुल आपको कोशिश करूंगी कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए इस रिगार्डिंग। सो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू आर देयर।